गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करें डे 8 विद द पॉलिटी टेस्ट 8। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन जो रिगार्डिंग है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 301 है पर्टेन टू द राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी इज बोथ लीगल एंड फंडामेंटल राइट। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है डी, ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हैं बिकॉज आर्टिकल 301 क्या बताता है, ये मेंशन बताता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की एंड इंटरकोर्स की। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम फंडामेंटल राइट टू अ लीगल राइट, दैट इज इन आर्टिकल 300A, और नाउ इट इज अ लीगल राइट नॉट अ फंडामेंटल राइट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फंडामेंटल राइट। सो नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ एंड अफर्मेशन। तो आपको जो 12 शेड्यूल्स हैं वो ध्यान देने चाहिए। तो फ्रॉम ए टू डी आपको बताना है एंड इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर। तो इसका आंसर है सी, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब 12 शेड्यूल इन विच द शेड्यूल 3 मेंटेन ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर such as Ministry of Union and State Government and members of Union and State Legislature. तो मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायती राज इन इंडिया। तो फर्स्ट है राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस पंचायती राज, टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन इंडिया। नेक्स्ट इज कर्नाटका वाज द सेकंड स्टेट टू इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन इंडिया, and third is district planning committee and metropolitan planning committee submit their report to the governor. So you have 4 options with a 5 second to answer this question. So clearly the answer is D, that is one only, and the explanation is the Rajasthan established first Panchayati Raj in India on 2nd October 1959. And Rajasthan was followed by Andhra Pradesh in 1959. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी है वो सबमिट करती है उनकी अपनी रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट टू द गवर्नर। ऑलरेडी हम ये पंचायत के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC इज रिलेटेड टू first report of the second ARC is related to, so first option is disaster management, second is right to information, third is public order, and fourth is ethics in governance. So you have 5 seconds to answer this question and ये डायरेक्टली आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आप आंसर कर सकते हैं। तो क्लियरली इसका आंसर है बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द फिफ्थ क्वेश्चन कि एज पर आर्टिकल 360 व्हेन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, फर्स्ट इज यूनियन बजट विल नॉट बी प्रेजेंटेड। नेक्स्ट, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज मे बी रिड्यूस। नेक्स्ट इज repayment of government debt will stop, and next is none of these, and you have 5 seconds to answer this. So clearly the answer is B, that is on the financial emergency the salaries and allowances of any class of employees may be reduced. Next is sixth question, constitutionally union government can give direction to a state on matter of, first is instruction and maintenance of means of communication, next is protection of railway within the state, next we have option कि we have to select the code, and आपको बताया हुआ कि जब भी आपके पास दो ऐसे ऑप्शन होते हैं, या तो फर्स्ट करेक्ट होता है या सेकंड, या दोनों करेक्ट होते हैं या दोनों ही गलत होते हैं। तो यू हैव 5 सेकंड टू आंसर दिस, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डायरेक्टली हमारे सेंटर स्टेट जो हमने डिस्कस किया था तो वहाँ से पिक हुआ है, आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो डायरेक्टली दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हम वहाँ पे डिस्कस भी कर चुके थे, ये डायरेक्टली हमारे लक्ष्मीकांत की बुक में मेंशन है। दैट्स वाई मूव करते हैं टू द सेवेंथ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। तो नीति आयोग, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, Insurance Regulatory and Development Authority of India. So you have 4 options with a 5 second.
So the answer is B. To Niti Aayog is not a statutory body. It is established by cabinet proposal. Already हम discuss भी कर चुके हैं. That's why option 3 can be eliminated, and the option that we left with, that is option B. Now move to question number 8. कि according to the Indian Constitution, the state comprises of. तो एज पर आर्टिकल 12 जो हमने फंडामेंटल राइट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, तो आपको ये बताना है. तो फर्स्ट इज पार्लियामेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज स्टेट लेजिस्लेचर और अदर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी. वेरी इजी क्वेश्चन, आप अपने टाइम ले सकते हैं. सो क्लियरली तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल. और अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे यूएन डाल देता, तो जैसे हमने करंट में डिस्कस किया है, तो यूएन नॉट अ स्टेट, दैट्स वाई वो इसमें ऑप्शन से हट जाता. मूव करते हैं टू द 9th क्वेश्चन रिगार्डिंग 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू. फर्स्ट इज एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू बांग्लादेश. रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट इज टू फिक्स द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. And D is amendment in 8th schedule. तो ऑलरेडी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में हमने ये डिस्कस किया था. फिर भी आप अपना टाइम ले सकते हैं, इतना हिंट आपके लिए काफ़ी है. तो इसका आंसर हो जाता है ए. सो मूव करते हैं टू द 10th क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाई कोर्ट्स इन इंडिया. फर्स्ट, देयर आर 23 हाई कोर्ट. नेक्स्ट है देयर आर 2 such high courts, each of which have jurisdiction over 2 states. Next, National Capital Territory of India has a high court of its own. So you have 4 options with the 5 second. So the answer is C, 2 and 3 only, because your total number of high court in India is 24, and Bombay High Court and Punjab and Haryana High Court are common between the 2 states. Next, move to the question number 11. So it's regarding National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was bifurcated into the National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Commission for the Scheduled Tribe by which of the Constitutional Amendment Act. तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का चैप्टर पढ़ा है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जिनको बाइफर्केट कर दिया था नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी में. तो वही आपको यहाँ पे अमेंडमेंट से बताना है. वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स वाई आप फिर भी लेकिन टाइम ले सकते हैं. यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस, एंड द आंसर इज सी, दैट इज 89th. तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप. तो क्लियरली इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए. तो पार्लियामेंट इज द एम्पावर पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 11. नेक्स्ट मूव करते हैं 13 विथ रेफरेंस टू द नीति आयोग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First is the stated aim for Niti Aayog creation is to foster involvement and participation in economic policy making a process by the state government of India. And next is it has adopted a top-down approach in planning. तो आपको क्लियरली इसमें दिखना चाहिए. आपने पढ़ा है नीति आयोग की जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम ले सकते हैं. So the answer is only A, because second is incorrect and first is correct. Second is incorrect because ये जो अप्रोच ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा ली जाती थी, और जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करता है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं 14 कि अ बिल शैल बी कंसिडर टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स फर्स्ट imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax, regulation of the borrowing of money, appropriation of money out of the consolidated fund of India. You have 4 options with the 5 second, and the answer is D. ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो मनी बिल एज पर आर्टिकल 110 हम डिस्कस कर चुके हैं. मूव करते हैं टू द 15th. अटॉर्नी जनरल shall hold office during the pleasure of the president. Next, receive करते हैं such remuneration as the parliament may determine.
तो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हमने डिस्कस किया है. सो द क्लियरली आंसर इज 1 ओनली. सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज जो रिनोमिनेशन है ये सभी चीज़ें ये जो अटॉर्नी जनरल शेल रिसीव सच रिनोमिनेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन. नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट are correct about the member of the Central Information Commission of India. First is they hold their office for a term of 5 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Second, they are eligible for reappointment. तो हमें जो CIC बॉडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सीरीज में. यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड एंड द आंसर इज A. The member of the Central Information Commission of India are not eligible for reappointment. Next है कि which of the following is not true about the Estimate Committee of India. And the first is it is comprised of 30 members of Lok Sabha only. The tenure of its member is 1 year and they can be reappointed. Its chairman is generally elected from ruling party and its chairman can be minister too. So you have 4 options with a 5 second. So the answer is D, that it's a minister cannot be the member of the Estimate Committee of India. तो हमने पार्लियामेंट्री जो कमेटी चैप्टर पढ़ा है वहाँ पे ये डिस्कस भी किया था. तो आपको कुछ भी डाउट अगर होता भी है तो आप लक्ष्मीकांत की सीरीज में पार्लियामेंट जो कमेटीज है वो चैप्टर डायरेक्टली आप उठा सकते हैं. मूव करते हैं टू द 18th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट लोकसभा. First is it is composed of representative of the people chosen by direct election on the basis of adult suffrage. And second is the maximum strength of the house envisaged by the constitution is 552, which is made by election of up to 530 members to represent the states. ये state होगा यहाँ पे. And up to 22 members to represent the UTs. तो आपको correct statement इसमें बताना. You have 5 seconds with the 4 option. So the answer is 1 only. Lok Sabha is composed of representative of the people chosen by direct election on the basis of adult suffrage. जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हाउस की जो हमारे संविधान द्वारा बताई गई है, डेट इज 552 एंड विच इज मेड बाय इलेक्शन अप टू 530 मेंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, एंड अप टू 20 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं यूटीज़ को, नॉट 22. सो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है. सो मूव करते हैं टू द 19th क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एस्टेब्लिश हुई थी इन जनवरी 1994 अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड वी हैव already studied this and you have 4 option with a 5 second. So clearly the both options are incorrect and that's why the correct is D answer, that National Commission for Women is a statutory body of the Government of India and it was established in January 1992. Let's move to the question number 20 कि the first schedule of the Indian Constitution pertain to. First is form of oath or affirmation, citizenship. Next is name of the state. As I already told you that it is necessary to remember the details of each and every schedule, and that can be easily available on our Telegram channel through various tricks. So you can search Prabha Ek Roshni on Telegram or 10M Expert IAS, that you can easily find out the different tricks where we will explain you that these schedules can easily be learned through a trick like tears of old PM. So you have 4 options with a 5 second. So the answer is C, that is first schedule is related to with the name of the state and form of oath and affirmation is related to third is schedule. So that's why the name of the state is the correct. ऑलरेडी हम ये पढ़ भी चुके हैं, हम अपने यूनियन एंड टेरेटरी में ही ये डिस्कस किया.
और जो करंट में भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो चेंजेस किए जाते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में, वो हमारे जो आर्टिकल 368 है उसके परव्यू के अंदर वो नहीं आता, बिकॉज ये सिंपल मेजोरिटी से ही हो जाता है, जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 ऑफ द लक्ष्मीकांत आर्टिकल 368 में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज 21 कि एन इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ पंचायत शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इज ड्यूरेशन. नेक्स्ट है कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ ड्यूरेशन, expiry of a period of 6 months from the date of its dissolution. Next is both of the above and none of the above. You have 5 seconds to answer this. Clearly, both the options are incorrect. So that's why the option is C. Let's move to the next question. कि which of the following is or are eligible for reappointment. तो इसका जो ऑप्शन है एक ऑलरेडी अब ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जो आप इनकरेक्ट कर सकते हैं. देखते हैं आप टेस्ट में कितना ध्यान दे रहे हैं. सो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस. और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना ही चाहिए, एटलीस्ट वो एलिमिनेट कर पाएँ आप वो चीज़ जो ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आंसर इज डी कि दोनों ही ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए. CIC अभी ऊपर जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 23rd की इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत. So is a very easy question. That's why I am telling you the direct answer. And answer is D, जो हमारे DPSP में आता है कि initially provision of पंचायत here in DPSP of Article 40. कि Article 40 एक लैंडमार्क जो 73rd Constitutional Amendment Act है उसके बाद become more relevant as the पंचायत got constitutional status. और जो Article 243G है and Article 243W gave power and privileges to पंचायत and municipality respectively. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 24th कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेशन बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स. फर्स्ट इज द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेकेंड इज अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर. तो ये सेंट्रल स्टेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यू हैव 5 सेकेंड विद द 4 ऑप्शंस. So clearly the option is D. All the options are correct. As Article 245 के अंदर ये हम already discuss कर चुके हैं. Now move to question number 25 कि 9th schedule of the Indian Constitution is related to. Again देखिए आप जो schedule है उससे regarding question आ गया. तो 9th schedule एक important है जो हमारा first Constitutional Amendment Act से डाला गया था कि इस article में जिस भी act को डाल देते तो वो judicial review से बच जाता था. लेकिन आफ्टर कोलो केस तो ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू में भी रखा है और उसमें जो डुअल टेस्ट है वो रखने लगे. डेट्स वाई आई एम टेलिंग द कंप्लीट थिंग बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. तो इसका ऑप्शन हो जाता है. तो नेक्स्ट ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं बिकॉज दोनों में से तो कोई नहीं है. तो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन लॉज, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव करते हैं टू द 26 की विद रेफरेंस टू द इंटीरियम गवर्नमेंट. सो ये भी इंटीरियम गवर्नमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो इसके मेंबर्स रहते हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाद में जो टेबल डिस्कस की और जो BR अम्बेडकर जी हैं वो इसके मेंबर नहीं थे, ये आप ध्यान रखेंगे. सो क्लियरली जिसका आंसर हो जाता है डेट इज डी कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कि शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल. नेक्स्ट है कि मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस by resolution of the council passed by a majority of all the then members of the council. तो जो भी all the then members होते हैं तो ये इफेक्टिव का पार्ट होता है. आपको ऑलरेडी मेजोरिटी वाले चैप्टर क्लियर होना चाहिए, वो जो ऑलरेडी बोर्ड पे आपको समझाया गया था, बिकॉज वो क्लियर होने के बाद आपके पता नहीं कितने क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं. यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट. So let's move to the 28 कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. फर्स्ट, ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ही इज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालने के लिए. तो आपके पास 4 ऑप्शन है विद द 4 सेकेंड विद द 5 सेकेंड. सो द आंसर इज 1 ओनली बिकॉज जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के वो एलिजिबल नहीं होते वोट डालने के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन में.
इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 29th क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग grant is given when the amount authorized by the parliament through the appropriation act for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for that year। तो ये पार्लियामेंट में जो ग्रांट हमने डिस्कस किया तो वहाँ पे आपको बताया भी गया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस, इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्राइम आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस की टर्म्स जो है वो समझनी है एंड इट विल बिकम वेरी इजी। So the answer is C, supplementary grant। Next move करते हैं to the 30 question। 30th is consider the following statement about Election Commission of India। तो इसमें आपको टाइम नहीं दिया जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी हम लास्ट टेस्ट में भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्टिंग कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, all election to the parliament and state legislature, and the office of president, office of vice president is vested in the election commission। next है कि जो appointment है of the chief election commissioner and other election commissioner are made by the president। next is कि chief election commissioner and the other election commissioner hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years। so you have 3 option, 3 टर्म्स एंड 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड आपको टाइम दे दिया जाता है। सो क्लियरली द आंसर इज डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में भी और पिछले जो टेस्ट हुए हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज 31 कि द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, सो डायरेक्ट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो डीपीएसपी हम पढ़ भी चुके हैं, दैट्स वाई ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये फेडरल है नेचर में। सेकंड, इट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट इन नेचर। तो यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है, ये दोनों ही बिकॉज स्टेटमेंट करेक्ट है। और केसी वीरजी ने बोला था क्वाजी फेडरल। नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैव एक्सटेंडेड टू, तो आपको कमेंट में मेंशन करना है 2 आर्टिकल स्टेट के भी और पार्लियामेंट में भी, जहाँ पे जो प्रिविलेजेस है मेंशन किए। स्टेट के आप लिखेंगे, पार्लियामेंट का आपको बता रहा हूँ, दैट इज आर्टिकल 105। फर्स्ट है यूनियन मिनिस्टर, नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर। तो ये है 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। सो द आंसर इज सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। सो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो एक्सटेंड होती है यूनियन मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर पे भी, वाइल जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो एक्सटेंड नहीं होती प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। तो ये बात हम ऑलरेडी पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ते हुए भी आपको बताई गई थी और आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज 34 कि जो ओपन सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिशन है वो किसके थ्रू किया गया था। यहाँ पे आप की टर्म्स आपको बार बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसमें कि इंट्रोड्यूस की बात की है, ये नहीं किया जाएगा कि वो अटेम्प्ट किसने किया था इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये इंट्रोड्यूस ही किसने किया था। तो क्लियरली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो डेट इज डी। अगर यहीं पे ऑप्शन कर देता कि जो अटेम्प्ट किसके थ्रू किया था, सो ये हमारा हुआ था 1833 में, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी मंजूरी नहीं थी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेबलेट करता है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, एज नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है, भले आपने 3 पढ़ लो लेकिन देखना है कि ये की टर्म्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, यू हैव 5 सेकेंड। सो द आंसर इज बी, इट इज सेकेंड ओनली, बिकॉज जो हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न है वो हमारा पार्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज ये रिपीटेटिवली आपको बता दिया गया है कि किस पार्ट में आता है। और जो 3 टाइप की इमरजेंसी है बिल्कुल करेक्ट बताया गया एज पर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 36 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। फर्स्ट है कि जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो पुट फॉरवर्ड किया गया था फर्स्ट बाय एम एन रॉय। INC officially demanded for the Constituent Assembly in 1920। तो आपको
करेक्ट बताना है इसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक्सेप्ट कर लिया था इंडिया की डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. एंड डी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप बाय द अंडर द माउंटबेटन प्लान. तो ये तो क्लियरली गलत है. तो जब बाद में मुस्लिम लीग और दोनों को साथ रखने के लिए हुआ था. फिर भी आपको 3 ऑप्शन में भी अभी सही बताना है. यू हैव 5 सेकेंड with a 4 not now is 3 option. So the correct is first because जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो एम.एन. रॉय जी ने पुट फॉरवर्ड किया था इन 1934 और उसके बाद जो आईएनसी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 1935 में. तो ये आपको पूरा ही क्लियर रहना चाहिए. और जो लास्ट है इसमें ये कैबिनेट मिशन के थ्रू हुआ था. नेक्स्ट इज 37. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएलएस. सो एवरी एमएलए हैज dual responsibilities. Next is as an MLA he is a part of legislature while as a minister he is a part of executive. जो हमारा फीचर्स है तो वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल में ये दिया गया है. उसका क्लियरली ऑप्शन है बी बिकॉज ओनली सम MLAs हैव अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई एज अ मिनिस्टर. तो ये भी ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट इज 38 कि व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से फंडामेंटल राइट आर नॉट ऑब्सोल्यूट. तो देख रहे हैं आप जो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं तो उनसे ही ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं. बेकायदा आपको बस जो की टर्म्स है उनका मीनिंग पता होना चाहिए. जो फीचर्स हमने फंडामेंटल राइट की डिस्कस किए तो दिया गया आर नॉट एब्सोल्यूट. तो फर्स्ट है दे कैन बी रिपेल्ड, दे एक्ट एज अ limitation on executive, they are subject to reasonable restriction, and D is none of the above. So you have 5 seconds with the 4 options. So the answer is C, they are subject to reasonable restriction. तो 39 देखते हैं कि which of the following language is are mentioned in 8th schedule of the constitution. तो क्लियरली आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए और आपको रेपिटेटिवली बताया गया कि 22 लैंग्वेज हैं और उनमें इंग्लिश नहीं है. तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाता है 1 and 3. दैट्स वाई इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है. तो मूव करते हैं टू द 40 क्वेश्चन. जो बेसिक स्ट्रक्चर है इज नॉट डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है कि जो लिमिटेड पावर है पार्लियामेंट की कि अमेंड कर सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का. सो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट. ये डिफाइन नहीं किया गया. तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए भी ये बताया गया था कि जो ये चैप्टर में मैटर्स टोटल जो 19 लिखे गए हैं ये एज पर जो डिफरेंट जजमेंट दिए गए हैं उनसे लिए गए. कोई डिफाइन नहीं किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक. नेक्स्ट इज 41 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट इज इन अ कॉन्फेडरेशन ऑल द यूनिट ऑफ द स्टेट एंड कंट्री आर फ्री एंड सोवरेन टू. In a federation, all the unit of the state and country has autonomy but not sovereign. Very important question. You have 4 options with the 5 second. So the answer is C कि दोनों ही ये स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि इन अ कन्फेडरेशन कि मतलब एक संघ में जो ऑल द यूनिट ऑफ द स्टेट और कंट्री फ्री होती है, जो सोवरेन भी. जब मेन एग्जांपल इसका USSR है. और फेडरेशन के अंदर जो सभी यूनिट होती हैं स्टेट और कंट्री की वो ऑटोनोमस होती हैं बट नॉट सोवरेन. एज एग्जांपल इज USA. 42 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज इनकरेक्ट. फर्स्ट है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी यूनियन ऑफ इंडिया की दैट इज हिंदी. नेक्स्ट इज कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इज डिसाइडेड बाय इट्स लेजिस्लेचर. एंड नेक्स्ट इज देयर इज अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. एंड नेक्स्ट इज द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी दी गई. तो आपको इसमें इनकरेक्ट मेंशन करना है. तो क्लियरली ऑप्शन डी हो जाता है बिकॉज नेशनल लैंग्वेज नहीं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो देवनागरी में लिखी गई है दैट्स आवर ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि नेशनल लैंग्वेज की रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है. और आपको टेस्ट नंबर 8 चल रहा है और जैसे ही 10th कंप्लीट होगा तो ये सभी आपको टिप पे होने चाहिए. प्लस आपका एक रिफ्लेक्स और जो एक डेवलप हो जाना चाहिए कि जिससे आप एलिमिनेट कर सकें. बिकॉज इन द पीरी मैक्सिमम 35 to 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डायरेक्टली पता होंगे. रेस्ट जो होंगे आपको अपने कॉमन सेंस से ही करने होते हैं. सो देखते हैं 43rd कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम. द प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव. And there is a clear separation of power between the 3 organs of the government.
तो इंडियन कंटेक्स्ट में बताना, यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. क्लियरली द ऑप्शन 1 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड है स्टेट के, वेयर एज यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड होते हैं. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के हेड भी होते हैं, जिसको आपको ट्रिक से भी याद किया गया था डी फैक्टो, कि इसमें फैक्ट आ रहा है. दो फैक्ट मीन्स समथिंग ट्रू, तो ट्रू पावर होती है पीएम के पास, तो ऐसे आप रखेंगे याद. और डी जू तो नेक्स्ट प्लस कि जो इन इंडिया और दूसरी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हैं, जो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव वो एक साथ होते हैं और इनसेपरेबल होते हैं. नेक्स्ट इज 44 कि हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिपब्लिकन करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी. तो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. तो करेक्ट इसका ऑप्शन है प्रेसिडेंट. तो इसमें एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बिकॉज वी हैव इलेक्टेड हेड. नेक्स्ट इज 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासीफाई एज सोशलिस्ट प्रिंसिपल. तो ये डीपीएसपी से फर्स्ट थिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि जो तीनों ही क्लासिफिकेशन है गांधीयन, सोशल और लिबरल, ये हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है. तो आपको बताना है टोटल. और आपको वहाँ पे ट्रिक से भी याद किया गया था कि जो गांधीयन उसमें 6 आता है, देन लिबरल 7, देन सोशलिस्ट 8. और आपको बताया गया था कि आप स्टडी टेबल के सामने इसको लगाएंगे जो डिफरेंसेज है, बिकॉज ये माइंड से स्किप होता ही है. तो आपको इसका आंसर बताया जा रहा है, दैट इज़ बी 1 and 2 ओनली. और आप इसको डिस्कस भी करेंगे. और जो ऑर्गेनाइजिंग ग्राम पंचायत है दैट इज़ 40, ये हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट मूव टू 46 कि जो हमारा आर्टिकल 14 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोवाइड करता है बीच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द डायरेक्ट आंसर. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. तो 1 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन बिकॉज आर्टिकल जो 14 है वहाँ पे एब्सेंस है ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, और ये फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेचर को. नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 47 रिगार्डिंग settlement of boundary dispute between India and another country require which of the following. So first है referendum across India. Next is an effective order, an executive order. Next is constitutional amendment and none of these. कि जिसे भी बॉर्डरी जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंडिया और अनदर कंट्री में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. यू नीड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जब ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे. तो ये 5 सेकेंड टू आंसर दिस विद 4 ऑप्शंस. तो क्लियरली इसका आंसर है बी, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. तो इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. एंड स्टिल इफ यू हैव देन पुट इन द कमेंट सेक्शन. और प्लीज़ अगर डाउट हो तो जरूर पूछा कीजिए. नेक्स्ट इज 48 कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया. तो डायरेक्टली आपको इसमें पता होना चाहिए. एंड डायरेक्टली इसका आंसर इज बी 26 नवंबर 2015 कि ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे है जब सेलिब्रेट किया गया था. कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावर है रिक्वेस्ट इज टू ऑल द स्टेट इन यूटी टू सेलिब्रेट 26 नवंबर 2015 एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया. तो फर्स्ट है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. And third is all the member of the parliament and all member of state legislative council. तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए. ऑलरेडी हम आर्टिकल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी और वाइस प्रेसिडेंट में भी, इनके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स. फिर भी आपको 5 सेकंड दी जाती है. यू हैव 5 सेकंड विद अवर 4 ऑप्शन. सो ऑप्शन इज कि इसमें सभी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. सो ये एज पर आर्टिकल जो 66 का क्लोज 1 है. तो जो इलेक्टोरल कॉलेजेस में कंप्राइजेस होते हैं बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. एंड 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स. फर्स्ट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, देन एस्टिमेट कमेटी, देन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, देन वी हैव पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी. वी हैव 4 ऑप्शंस विद 5 सेकेंड. तो क्लियरली ऑप्शन इज सी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं. ऑलरेडी हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो मेंबर होते हैं उसमें 22 मेंबर्स होते हैं. जो एस्टिमेट कमेटी होती है उसमें 30 मेंबर होते हैं. बट जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें 31 मेंबर्स होते हैं. और जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी उसमें 22 मेंबर्स होते हैं.
तो ये पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ का चैप्टर पड़ा है वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स मूव टू द 51st. Constitution of India prescribe in which way the transfer of economic resources from union to state. First is division of taxes, next is borrowing and third is grant. तो ये डिफरेंट टाइप की जो फंड मिलता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. यू हैव 5 सेकेंड विद आवर 4 ऑप्शन. तो आंसर इज बी, बिकॉज जो ग्रांट है इस हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे हमने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है ग्रांट स्टेट्स को थ्रू फाइनेंस कमीशन, एंड थ्रू दिस जो इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की जाती है स्टेट को. एंड बोरोइंग इज नॉट ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज. दैट्स वाई जो ऑप्शन इज बी. तो ये आप पॉइंट बी अगर आपको नहीं मालूम है ध्यान रखेंगे. लेट्स मूव टू द 52 क्वेश्चन. Which of the following is a fundamental duty under the Article 51A of the Indian Constitution? First, to defend the country and render national service when it called upon to do so. To promote international peace and security. So आपको इसमें टाइम नहीं मिलना चाहिए बिकॉज दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 53 कि which of the following changes were made in the Constituent Assembly by the India Independence Act 1947. The first is the Constituent Assembly was made a fully sovereign body, establishment of federal court and DRC system in center. So you have 4 option with a 5 second. तो ऑलरेडी ये डिस्कस भी किया जा चुका है जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. तो आंसर इज बी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि हम ऑलरेडी जो फर्स्ट में देखा था कि जो एस्टेब्लिशमेंट है फेडरल कोर्ट का और डीआरसी सिस्टम सेंटर का वो मेड किया गया था थ्रू इंडिया गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935. सो जो ऑप्शन 1 है इसमें आपको 53 का बी आपको क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट मूव करते हैं 54 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज इन इंडिया. फर्स्ट है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू फुलफिल सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन. And by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, the political accountability of elected representative was clearly mentioned in the Constitution. So you have 5 seconds to answer this. So the answer is A. जो Constitution of India वो silent है on political accountability elected representative of पंचायत and municipalities पे. So it's the only first option that's correct. Let's move to the 55th. कि जो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट है ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज अ डायरेक्टली इसका आंसर आपको बताया जा रहा है बिकॉज वेरी इजी जो आर्टिकल 48A में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट्स बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. और आपको कमेंट में मेंशन करना है ये जो 3 क्लासिफिकेशन है सोशलिस्ट लिबरल एंड गांधीयन तो उसके किस में आता है. 56 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी. तो लेट्स मूव टू द 57 की कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो फर्स्ट इसमें है कि जो इट प्रोक्लेम अ फेडरेशन ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू इट रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर वर वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो आपके पास 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड. सो क्लियरली आंसर इज सी. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हमने क्लियरली फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया जो एस्टेब्लिश करता है फेडरेशन ऑफ इंडिया मेड अप ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स विद माइट एसी टू यूनाइटेड. और जो रेजिडरी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं वर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन द मैटर ऑफ एनलिस्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑल्सो. लेट्स मूव टू द 58th. In the absence of the Speaker of Lok Sabha, who of the following will preside over the joint sitting? कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की एब्सेंस में जो जॉइंट सिटिंग है उसे कौन प्रिसाइड करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पार्लियामेंट में ऑलरेडी आपको बताया भी गया था. एंड इट्स आंसर इज डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा. और आपको मेंशन करना है अगर ये भी नहीं होंगे तो कौन होगा. तो ये कमेंट में आपको बताना है. अगर आपको नहीं पता आप पूछेंगे भी और नेक्स्ट टेस्ट में डिस्कस भी करेंगे. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द ईयर ऑफ देयर फॉर्मेशन. तो यूनियन एंड इस टेरिटरीज में ये सभी आपको डिस्कस किया गया था. यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस. तो आंसर इज बी 1, 3, 2, 4 and 5. लेट्स मूव टू 60 कि विच what was the basis for constituting the Constituent Assembly of India.
तो जो प्लान है ऑलरेडी आपको रेपिटेटिव अभी ऊपर एक क्वेश्चन में भी बता दिया गया था जब बाउंड बैटन को कट किया गया था. सो इसका आंसर डायरेक्टली इज बी, कैबिनेट मिशन. सो लेट्स मूव टू 61st. कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो फर्स्ट है डीपीएसपी, नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज. कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एल्यूड इंडिया टू बी अ सेकुलर कंट्री. सो जो आंसर इसका आपको बताना है, यू हैव 5 सेकेंड विद 4 ऑप्शन विद 3 एंड ऊपर जो टर्म्स है उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं. तो आंसर इज डी कि ऑल द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस डेट जो स्टेट है वो सेकुलर करेक्टर में. और ये फीचर ऑलरेडी आपको जो सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है कि आपको कि सेकुलर जो फीचर्स हैं वो किस किस आर्टिकल में भी है मेंशन है. तो वो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज 62 की जो प्रोविजन है ग्राम न्यायालय एक्ट का 2008 का आर नॉट इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. तो ये ऑलरेडी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड. सो द आंसर इज डी कि ऑल द अबव कि जो प्रोविजन है ग्राम न्यायालय का इज इफेक्टिव इन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर ट्राइबल एरिया जो 6th शेड्यूल के थे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड सिक्किम. नेक्स्ट इज 63 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट है ये कॉन्सिस्ट होती है चेयरमैन एंड 5 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो फर्स्ट ये नेक्स्ट है कि ये डिसाइड करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. तो क्लियरली ऑप्शन इज बी जो बिकॉज जो फर्स्ट है वो गलत है बिकॉज जो फाइनेंस कमीशन है वो उसमें चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा अपॉइंट करते हैं. नोट 5 उसमें फर्क दिखा गया है. चेयरमैन को 5 से अलग बताया गया है तो ऐसा नहीं होता. चेयरमैन प्लस 4 मेंबर. 64 इज इन इंडिया जो गवर्नर होते हैं स्टेट के नॉमिनेट करते हैं मेंबर टू इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर. फर्स्ट इज आर्ट, कल्चर, साइंस एंड सोशल सर्विस ओनली, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस ओनली. तो ये सभी आपको वहाँ पे डिस्कस भी किए गए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट लेजिस्लेचर में, बिकॉज इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया था तो जो हमारा पार्लियामेंट में नहीं होता वहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन भी किया गया था. तो ऑप्शन इज सी बिकॉज यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये ऐड किया गया. जो हमारा प्रेसिडेंट जब साहब करते हैं वहाँ पे ये पॉइंट नहीं आता. नेक्स्ट इज 65 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ओरिजिनल जुडिक्शन. तो फर्स्ट ये हमारा आर्टिकल 131 में आता है. आपके पास 2 ऑप्शन है स्टेटमेंट्स हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है विद 5 सेकेंड. क्लियरली इसका जो ऑप्शन 1 है इज द करेक्ट ऑप्शन कि रिलेट करता है डिस्प्यूट्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट. मीन्स ये जो फेडरल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें देखता है. और क्लियरली ये भी बताया गया है कि जो किन किन डिस्प्यूट्स को ये नहीं देखता वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया. इसके लिए आप पीटी की जो 365 पॉलिटी की सीरीज चल रही है वो देख सकते हैं. 66 इज अकॉर्डिंग टू द पंचायत जो पेशा एक्ट है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज ऑथराइज टू मॉनिटर ऑल द डेवलपमेंट फंक्शंस. सो द आंसर इज सी, ग्राम सभा. लेट्स मूव टू द 67. Consider the following statements regarding the August offer proposed in 1940 by the Governor General of India. First, it proposed to set up a Constituent Assembly after the World War II. Next is it ignored the demand of minorities. And third is it proposed to expand the Executive Council of Governor General. So you have 4 options with the 5 second. So the answer is C. Because the August offer provided that no constitution should be adopted without the consent of the minorities. Let's move to the 66. जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट से पिक किया गया है जो न्यायाधिकारी होते हैं फॉर द ग्राम न्यायालय इज अपॉइंटेड बाय. यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. द आंसर इज सी, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंसल्टेशन विद द रिलेटेड हाई कोर्ट. Which of the following is or are included in the freedom of speech and expression. तो आपको आर्टिकल 19 में जो श्याम रे पी आपको ट्रिक याद किया थी उससे आपको ये क्लियर आंसर आना चाहिए. देखते हैं. राइट टू पीस, राइट टू प्रोटेक्ट एंड डेमोस्ट्रेट, राइट टू स्ट्राइक. तो आपको एलिमिनेट भी करना आना चाहिए. तो जो राइट टू स्ट्राइक है वो कलेक्ट गलत है, वो इसके अंदर नहीं आता. वहाँ पे भी आपको डिस्कस किया गया था. तो ऑप्शन इज बी, दोनों ही ऊपर करेक्ट है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 70.
Which of the following subjects are associated with the concurrent list? Labor, welfare, electricity, education and forest. Select the correct answer using the code given below. So उसका आंसर है सभी, बिकॉज जो सभी सब्जेक्ट्स हैं वो एसोसिएटेड है कंकरेंट लिस्ट है. जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसने ऐड कर दिया था एजुकेशन फॉर फॉरेस्ट को भी कंकरेंट लिस्ट में फ्रॉम द स्टेट लिस्ट. 71st is which of the following is associated with a blank check provided by the Lok Sabha to executive. वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट हमने लाइन पढ़ी भी है. और इसका ऑप्शन है वोट ऑफ क्रेडिट. ये रिलेट करता है जो भी ये ऊपर टर्म दी गई है कि एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम ऑफ अनएक्सपेक्टेड और इमीडिएट नीड के होते हैं जो, एंड इट इज कॉल्ड अ ब्लैंक चेक प्रोवाइडेड बाय द लोक सभा टू द एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको बताते जा रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जो भी डिस्प्यूट्स हैं. सो इसका आंसर इज बी, जो इंटर स्टेट या मतलब फेडरल जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो किसके अंदर आता है, वो आर्टिकल 131 में आते हैं. 73 देखते हैं रिगार्डिंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट दिया हुआ है कि ये परमानेंट कमेटी होती है पार्लियामेंट की. नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया. ये जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वो 30 होते हैं. ऑफ विच 20 कम फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा. तो आपको उसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. फर्स्ट दिया हुआ है कि ये परमानेंट कमेटी है, तो क्लियरली इसका आंसर हो जाता है डी, बिकॉज हम डिस्कस भी किया था पार्लियामेंट्री चैप्टर में कि एक एडॉक बॉडी है, मीन्स टेम्परेरी, एंड ये सेटअप की जाती है फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ड्यूरेशन. और जो ज्वाइंट सिटी है वो सेटअप की जाती है बाय मोशन पास इन वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इसी मोशंस को दूसरे हाउस द्वारा एग्री होना चाहिए. और जो डिटेल है रिगार्डिंग मेंबरशिप एंड सब्जेक्ट वो डिसाइड की जाती है पार्लियामेंट द्वारा. और जो नंबर है इसमें जो भी मेंबर्स का वो फिक्स नहीं है. तो मूव करते हैं टू द 74th. इसका ऑप्शन डी था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत. तो दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट. नेक्स्ट है दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द परसुएंस ऑफ आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड. सो क्लियरली जो ऑप्शन सी है इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें एक्सप्लेनेशन की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए बिकॉज जो सबोर्डिनेट कोर्स हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. किसी को डाउट है तो वो चैप्टर हमारा देख सकता है. कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ लेजिस्लेशन इन इंडिया. एवरी रेजोल्यूशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन. एवरी मोशन इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेजोल्यूशन. All motions are not necessarily put to vote on the houses of the parliament or state legislature. All resolutions are required to put to vote on the houses of the parliament and state legislature. So clearly the option is आपको incorrect बताना है. ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ा करिए एटलीस्ट 2 to 3 times. तो the correct is B. Every resolution is a particular type of motion and all motions are not necessary put to vote on the house of the parliament or legislature, and all resolutions are required to put to vote on the house of parliament or legislature. Next move करते हैं to the 76. ये रिगार्डिंग है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. जो काउंसिल कमीशन है और कंसर्न मिनिस्ट्री. तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन चैप्टर में डिस्कस किया तो उसके एंड में हमने जो टेबल देखी थी वहाँ पे डिस्कस किया था. सो आपके पास 5 सेकेंड है विद 4 ऑप्शन एंड 5 सेकेंड. सो क्लियरली इसका जो आंसर है डेट इज सी, 1 and 2 ओनली. जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है वो फंक्शन करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज 77. कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और डिपार्टमेंट आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. फर्स्ट है कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, देन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, then National Ganga River Basin Authority. You have 4 options with the 5 second. Please try to attempt it. And the option is B, 2 and 3 only. Because जो कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है वो चेयर की जाती है होम मिनिस्टर द्वारा. और आपको एक्सप्लेन भी किया गया था कि जो 6 कमेटी होती है वो चेयर की जाती है PM द्वारा. जो 2 कमेटी एक्सेप्ट होती है कि अकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर दोनों ही प्राइम मिनिस्टर द्वारा नहीं की जाती बाय द होम मिनिस्टर. 78 विच रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वेस्टेड होती है इन द चीफ मिनिस्टर.
और जो टेन्योर है चीफ मिनिस्टर का इज़ 5 ईयर। ये कंसिडर, इसमें आपको करेक्ट बताना है। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन डी हो जाता है कि दोनों ही इनकरेक्ट हैं, कि इसमें आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग है और ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं चीफ मिनिस्टर में, तो ये ईजी चीज़ है। नेक्स्ट इज 79 कि इसमें अरेंज करना है फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज प्रिस्क्राइब इन द प्रीएम्बल। तो ये तो बिल्कुल ही हलवा आपको दे दिया है। तो डेट्स ऑप्शन बी 4213, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपको प्रीएम्बल याद भी नहीं होगा तो तब आपको ये हलवा नहीं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा। Consider the following statement regarding the bill that are presented in the Parliament of India. First, each bill can be introduced in any house of the Parliament. If any question arises whether a bill is a money bill or not, जो decision है President of India का, then on is final. So you have 4 options with a 5 second. So clearly option D is the correct कि दोनों ही जो option है वो incorrect है, because a bill can be introduced in any house of the Parliament except money bill. और जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में हो सकता है। एंड एनी बिल जिसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मनी बिल है या नहीं, जो डिसीजन होता है स्पीकर का, वो फाइनल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स आर केप्ट इन सच फॉर्म एज प्रिस्क्राइब बाय। यू हैव 4 ऑप्शंस विद 5 सेकेंड। तो क्लियरली ऑप्शन इज सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद कैग, और ये हमारा आर्टिकल 150 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू द एरिया इज कुछ। तो जो लार्जेस्ट नेक्स्ट दिया गया लोकसभा की अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन गाजियाबाद, जो सीक्वेंस है प्रेजेंट लोकसभा की वो 70th है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। तो यू हैव 5 सेकेंड टू आंसर दिस। सो ऑप्शन इज डी कि सभी ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, बिकॉज एज पर द एरिया लद्दाख जो है वो सबसे लार्जेस्ट है एंड द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन इज मलकानगिरी, एंड जो सीक्वेंस है वो है 60th लोकसभा की। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो फर्स्ट है कि इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 4 ईयर। सेकेंड इज ये रिकमेंड करता है, इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं ऑन द गवर्नमेंट। सो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। क्लियरली दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज जो फाइनेंस कमीशन होती है प्रेसिडेंट साहब द्वारा बनाई जाती है एवरी 5 ईयर या उससे पहले भी, अगर नेसेसरी है। उसकी जो रिकमेंडेशन होती है फाइनेंस कमीशन की वो एडवाइजरी नेचर की होती है और गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती है उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए, दैट्स वाई बाइंडिंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्टली प्रीएम्बल में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 85th कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द इंडियंस ओनली। तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है जब भी आता है कि 5 हैं ओनली, कि 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो देखिए इसके प्रीव्यू में आता है या नहीं आता, तो डेट्स वाइज का ऑप्शन हो जाता है बी 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86 कि जो मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू होम। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, ऑलरेडी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन इज ए, इट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज 87 कि इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिट द डिलेड केसेस आर सोल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो 87, तो इसका क्लियरली सेंचुरी इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बी। नेक्स्ट इज 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रीवियस टेस्ट में भी इसको डिस्कस किया था। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया कि एक स्टेटरी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 3 ईयर, और ये सबमिट करता है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यू हैव 4 ऑप्शन विद द 5 सेकेंड। सो क्लियरली इसका ऑप्शन है डी कि नाइदर 1 एंड नाइदर 2। सो मूव करते हैं टू द 89, उससे पहले कि जो लॉ कमीशन है वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है एट द एक्सपायरी ऑफ एवरी 3 ईयर, बट जो गवर्नमेंट है वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकती है प्रायर टू 3 ईयर भी, कि उससे पहले भी बना सकती है, और ये सबमिट करते हैं रिपोर्ट को टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस को। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज 89 कि
कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? तो क्लियरली इसका ऑप्शन है DPSP। तो इसको आर्टिकल 45 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 90th क्वेश्चन रिगार्डिंग पार्लियामेंट। वो डिस्कस कर सकती है बट कैन नॉट, वेट अ मिनट। तो 90th क्वेश्चन इज कि जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस कर सकते हैं केवल, बट कैन नॉट वोट ऑन द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है कैन इंक्रीज और रिड्यूस और ओबलिश डिमांड ऑफ ग्रांट प्रपोज बाय यूनियन ऑफ इंडिया। यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। सो क्लियरली इसका आंसर है ए, 1 ओनली, बिकॉज जो पार्लियामेंट है वो डिस्कस कर सकते हैं ओनली बट कैन नॉट वोट ऑन चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन रिड्यूस और अबोलिश बट कैन नॉट इंक्रीज द टैक्स इम्पोज बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज 91, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल अदर कोर्ट्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय होम। सो इसका ऑप्शन है सी, बहुत करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 92 कि विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट दी हुई कि ये स्टेटरी बॉडी है, सेकंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। तो PT 365 की सीरीज में भी हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। इस वाइज का आंसर है डी, दोनों ही इनकरेक्ट हैं बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक प्रेसिडेंट साहब द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट इज 93 कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कल्चर और एजुकेशन राइट माइनॉरिटी के। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन विद डिस्टिंक्ट रिलीजन कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव अ राइट टू कंजर्व। सो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है ए कि जो 1 ओनली, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है कल्चर और एजुकेशन राइट माइनॉरिटी के। तो हम लास्ट अपने फेज में आ गए, दैट इज 94 कि विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी स्टैंडिंग कमेटी है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स वाई ऑप्शन कि सभी हैं। 95th इज विच फंडामेंटल राइट विल वायलेट इफ अ गवर्नमेंट ऑफ वन स्टेट डिसाइड नॉट टू अलाउ लेबरर फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन दिस स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सो आपको 5 सेकेंड दिए जाते हैं टू आंसर दिस। सो इसका ऑप्शन हो जाता है दैट इज ऑप्शन बी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट्स पुट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज कैग में सबमिट रिपोर्ट टू। तो इसका आंसर है सी कि जो कैग है वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट को टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द गवर्नर ऑफ स्टेट रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट 97 जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है दी जाती है आर गिवन टू द स्टेट बाय द यूनियन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको प्लानिंग कमीशन के जो फंक्शंस हैं वो भी पता होने चाहिए। देन नीति आयोग, तो इसका क्लियरली जो ऑप्शन है दैट इज बी कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ नीति आयोग जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया वो डिसाइड करती थी कि बोथ जो प्लान और नॉन प्लान ग्रांट है स्टेट को जो देनी है। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कट मोशन टू डिसअप्रूव सेम एस्पेक्ट ऑफ द बजट और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। यू हैव 4 ऑप्शन विद 5 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, शेड्यूल कट। देयर इज नो सच थिंग एज शेड्यूल कट। सो इसमें यही आपको उल्टा बताना था। तो आपको 99 देखते हैं, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया गया था। तो फर्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, देन 1892, 1909, देन 1919। तो क्लियरली फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस भी कर चुके हैं, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 100 देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज सीरीज का कि जो प्रोसीजर रिमूवल का जज ऑफ हाई कोर्ट वो सेम है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का, जो जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट ध्यान रखेंगे आप 1968 का। नेक्स्ट है कि आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस जो परमानेंट जज होते हैं ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी गवर्नमेंट एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, दैट्स वाई ऑप्शन इज द ए, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद जो परमानेंट जज होते हैं हाई कोर्ट के वो प्लीड कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द अदर हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो गाइज हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, तो आपने मार्क्स जरूर चेक कीजिए कि इसके बाद भी आप इसको 2x मोड में या 1.5 में दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं किया है। इससे आपका टाइम पीरियड और घट जाता है, बिकॉज आप इंडिविजुअली जब करते हैं टेस्ट तो आपके 2 आवर्स तो इसी में जाते हैं और उसके डिस्कशन में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टेस्ट में डे 9 में।
और ये 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे विद अवर मॉडर्न हिस्ट्री के जो टेस्ट होंगे। तो आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द रेड बटन एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।